सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी का फुल नोट्स, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसमें से 6 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इसमें से जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स में। सो आप किसी भी पॉइंट को मिस मत करना और फुल वीडियो को वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट द नोट्स। सो पहले हम पालमपुर गांव के कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, जिससे चैप्टर समझने में बहुत ही इजी होगा। सो पहले तो पालमपुर गांव में कृषि ही मुख्य उत्पादन होता है और गांव में 450 परिवार रहते हैं और 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाला छोटा सा भूमि का टुकड़ा है और हेक्टेयर जो है जमीन नापने के इकाई होता है। मतलब कि पालमपुर गांव में जो है कृषि मुख्य रूप से होता है और इस गांव में 450 लोग रहते हैं और 150 परिवार के पास जो है खेती करने के लिए खेती नहीं है और 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे क्षेत्र हैं। और पालमपुर गांव की कुल जनसंख्या के 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जाति का है। गांव में ज्यादातर भूमि के स्वामित्व उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब गांव में जो है कुल जनसंख्या के 1/3 भाग जो है दलित और अनुसूचित जाति है और गांव के ज्यादातर भूमि जो है उच्च जाति का 80 परिवार के पास है। मतलब कि पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं और उसमें से जो है उच्च जाति के 80 परिवार हैं जिसके पास ज्यादा भूमि है। और पालमपुर गांव में 25% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि डेयरी, दुकानदारी, लघु स्तरीय निर्माण, उद्योग और परिवहन में। मतलब कि जो 25% लोग हैं पालमपुर गांव में जिसके पास कृषि नहीं है, वो जो है डेयरी में, दुकानदारी में, लघु स्तरीय निर्माण और उद्योग और परिवहन जैसे काम करते हैं। सो ये था पालमपुर गांव का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको याद रखना है और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, सो आप इसे याद करना। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं उत्पादन हेतु आवश्यक चीजें। मतलब कि जो उत्पादन के लिए आवश्यक है चीज, उन सब के बारे में। पहला तो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। मतलब कि उत्पाद करने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन और खनिज जो है इम्पोर्टेंट है उत्पादन के लिए। और उत्पादन के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है भौतिक पूंजी। मतलब कि उत्पाद के समय प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले आगत है, जिसमें स्थायी और कार्यशील पूंजी आती है। स्थायी पूंजी जैसे कि औजार, मशीन और भवन आदि। मतलब कि स्थायी पूंजी ऐसा पूंजी होता है जिसको हम आने वाले टाइम में फिर से यूज कर सकते हैं। दूसरा पूंजी आता है हमारा कार्यशील पूंजी, जिसमें आता है कच्चा माल और नकदी पूंजी। मतलब कि कार्य के लिए पैसे लिए जाते हैं और उनसे सामान खरीदा जाता है और उसको यूज किया जाता है उत्पादन करने के लिए। और तीसरा आवश्यक चीज है हमारा श्रम। उत्पाद हेतु काम करने वाले लोग। मतलब कि उत्पादन करने के लिए जो काम करते हैं लोग, उन्हें बोलते हैं हम श्रम। और चौथा इम्पोर्टेंट है मानव पूंजी। उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है, जिसे मानव पूंजी कहते हैं। मतलब कि उत्पादन के लिए जो है भौतिक और श्रम पूंजी के साथ साथ मानसिक यानी ज्ञान का भी उपयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मानव पूंजी। सो हमारा उत्पादन हेतु आवश्यक चीज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं। पालमपुर में कृषि ऋतु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्षत ऋतु, जिसे हम बोलते हैं खरीफ, जो कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना और तंबाकू आदि जो है वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं और काटे जाते हैं, जो कि मुख्य फसल है खरीफ का। और दूसरा है हमारा शरद ऋतु, जिसे हम बोलते हैं रबी, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में होता है, जैसे कि गेहूं, सरसों, दाल और आलू आदि हैं। ये सारे फसल अक्टूबर से मार्च के बीच में बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। और तीसरा ऋतु है हमारा ग्रीष्म ऋतु, जिसे बोलते हैं जायद। मार्च से जून के बीच में बोया जाता है और काटा जाता है। इसमें आता है हमारा तरबूज, खीरा, सब्जी और फूल आदि जो है मार्च से जून के बीच में बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। सो हमने देख लिया कि पालमपुर गांव में 3 प्रकार की ऋतुओं में 3 प्रकार की खेती की जाती है। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो हम बात करने वाले हैं पारंपरिक कृषि क्या होता है और इसे किस प्रकार किया जाता है। सो पहला है हमारा श्रम, स्वयं तथा परिवार के सदस्य द्वारा। पारंपरिक कृषि में जो है श्रम लगता है वो स्वयं करते हैं और परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता है ये कृषि। और दूसरा पॉइंट है हमारा बीज। जो बीज होता है पारंपरिक बीज होता है। मतलब कि उगाया हुआ बीज जो है उसे दोबारा यूज करते हैं उगाने के लिए खेतों में, जिसे हम पारंपरिक बीज कहते हैं। और इसकी वजह से अच्छा खासा फसल भी होता है। और तीसरा है हमारा उर्वरक। जो उर्वरक होता है वो गाय का गोबर और अन्य प्राकृतिक खादों द्वारा होता है। जो हम खेतों में उर्वरक डालते हैं वो गोबर होता है गाय का और प्राकृतिक खाद होता है। और चौथा होता है हमारा जुताई, जो कि पारंपरिक हल और बैलों का उपयोग। मतलब कि प्रारंभिक कृषि में जो है जुताई जो है पारंपरिक हल और बैलों का उपयोग द्वारा होता है। और पारंपरिक कृषि में सिंचाई का स्रोत जो है कुआं है, तालाब है, नदी और वर्षा के पानी।
मतलब कि जो खेतों में पानी पहुंचाया जाता है वो कुएं द्वारा, तालाब के नदियों द्वारा और वर्षा के पानियों द्वारा किया जाता है, मतलब सिंचाई किया जाता है वहाँ पर। और पारंपरिक कृषि में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूंजी जो है कम पूंजी द्वारा संभव, मतलब कि कम खर्चे में प्रारंभिक कृषि हो सकता है। मतलब कि पारंपरिक कृषि करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये था पारंपरिक कृषि के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जिसे आप नोट डाउन कर लेना। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं आधुनिक कृषि। अभी हमने पारंपरिक कृषि के बारे में बात किया था और अगला है हमारा आधुनिक कृषि। पहला तो श्रम जो है उसमें खेतीहर मजदूर द्वारा, मतलब कि जो आधुनिक कृषि में श्रम होता है वो खेतीहर मजदूरों द्वारा होता है, मतलब खेतीहर मजदूरों द्वारा किया जाता है काम। और यहाँ पर जिस बीज का उपयोग करते हैं वो अति उपज प्रजातियों वाला बीज HYVS से बना होता है। मतलब कि ये जो बीज है आधुनिक कृषि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आधुनिक कृषि में जो उर्वरक यूज होता है वो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग होता है। मतलब कि खेत में जो उर्वरक का इस्तेमाल होता है वो रासायनिक उर्वरक होता है और कीटनाशकों को खत्म करने के लिए दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जमीन खराब हो जाता है। और जुताई के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर द्वारा, मतलब कि जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर और थ्रेसर के इस्तेमाल से होता है। और आधुनिक कृषि में सिंचाई के स्रोत होता है बिजली या डीजल चालित नलकूप यंत्र, मतलब कि बिजली या डीजल से चलने वाला नलकूप यंत्र जिसके द्वारा सिंचाई होता है खेतों में, मतलब कि खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। और जो पूंजी मतलब खर्च जो है, अधिक पूंजी की आवश्यकता। आधुनिक कृषि करने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ता है क्योंकि आधुनिक कृषि में बहुत खर्चा होता है, श्रम का खर्चा, बीज का खर्चा, उर्वरक का खर्चा, जुताई के लिए खर्चा और सिंचाई के स्रोत का खर्चा। इन्हीं सब के कारण आधुनिक कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ता है, मतलब कि ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ता है। वहीं पारंपरिक कृषि में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ता है। सो हमने पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। सो आप हमें कमेंट करके बताना है कि कौन सा कृषि अच्छा है और भूमि के लिए सही है। सो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा। सो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हरित क्रांति क्या होता है, इसका हानि क्या है और इसका फायदे क्या है। इन सब के बारे में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1960 के दशक के अंत में भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि के तरीकों से गेहूं और चावल की खेती सिखाई गई। मतलब कि 1960 के दशक के अंत में जो भारतीय किसान हैं उनको आधुनिक कृषि के तरीके से गेहूं और चावल की खेती सिखाई गई, जिसकी वजह से अच्छी खेती हो रही थी, अच्छी फसल हो रही थी। हरित क्रांति जिसे हम आधुनिक कृषि भी बोलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें ये किस प्रकार हमें फायदे पहुंचाती है। पहले तो अधिक उपज वाले बीज, मतलब कि हरित क्रांति के बाद अधिक उपज वाले बीज मिलने लगे। और दूसरा उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर और मशीन, इन सभी के इस्तेमाल से हरित क्रांति होता है, मतलब कि आधुनिक कृषि को किया जाता है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर चुके हैं। और अगला टॉपिक है कि हमारा हरित क्रांति जो है उसकी वजह से क्या लाभ होता है और उसकी वजह से क्या हानि होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो पहले हम देखते हैं कि हरित क्रांति की वजह से लाभ क्या होता है। सो हरित क्रांति के लाभ, अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन। हरित क्रांति के बाद जो है किसान अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन करने लगे। रोजगार में वृद्धि, हरित क्रांति की वजह से रोजगार में वृद्धि आई, मतलब कि रोजगार में वृद्धि हुई। और कृषि और उद्योग से दृष्ट संबंध, किसानों की स्थिति में सुधार, मतलब कि हरित क्रांति की वजह से अनाज का उत्पादन जो है अधिक मात्रा में होने लगा और उसकी वजह से किसानों की स्थिति में जो है सुधार आ गया, उनका स्थिति और बेहतर हो गई। हरित क्रांति की हानि क्या है, उन सब के बारे में बात करते हैं। दरअसल हरित क्रांति के बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम और अधिक नलकूप से सिंचाई के कारण भूमि जल स्तर कम, मतलब कि उर्वरक के अधिक उपयोग की वजह से जो मिट्टी की उर्वरक है वो कम हो जाता है और अधिक नलकूप से सिंचाई करने की वजह से भूमि जल के स्तर जो है कम हो रहा है। सो हमने बात कर लिया हरित क्रांति के लाभ और हानि के बारे में। सो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं। मतलब कि जो पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं होती है, मतलब कि जिसके पास कृषि नहीं होता है, वो क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो गैर कृषि क्रियाएं, पहला है हमारा डेयरी और दूसरा है हमारा लघु विनिर्माण, मतलब कि अधिक मात्रा में विनिर्माण करना, और तीसरा है हमारा दुकानदारी। सो फोर्थ और लास्ट है हमारा परिवहन, जो कि आने जाने की सुविधा है पालमपुर गांव में। सो हमारा पालमपुर गांव की कहानी का फुल नोट्स यहीं पर खत्म होता है। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।